हेलो एवरीवन। आज हम मैथ ए के पार्ट 6 को कंटिन्यू करेंगे। देखो मैथ ए बेसिकली है क्या, मैं एक बार रिकैप करता हूँ। देखो मैथ ए क्या है, मैथ ए और मैथ बी ये दो प्लेलिस्टें हैं। बेसिकली मैथ को पढ़ने के दो तरीके मैंने डेवलप किए हैं, मैथ ए मैथ बी। मैथ ए में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स और जिनमें मैथ सेक्शन पूछा गया है, स्पेशली एचपी के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जिनमें मैथ सेक्शन रहा है उनकी यहाँ पर एनालिसिस होती रहेगी। और मैथ बी में हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे। फिलहाल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो मैथ बी में हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे और मैथ ए में प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हम दूसरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। देखो पार्ट 1 जो 2 और 3 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर हमने जिस पेपर को डिस्कस किया था वो था हिमाचल प्रदेश जेवीटी सीईटी 2020। हिमाचल प्रदेश का जो जेवीटी के लिए या डीएलएड के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ 2020 में, उसमें जो मैथ सेक्शन के 25 क्वेश्चन थे उनको हम पार्ट 1, 2 और 3 में डिस्कस कर चुके हैं। 25 के 25 क्वेश्चन देखो, और पार्ट 4th, 5th इसमें हम जेवीटी हिमाचल प्रदेश जेवीटी का जो टीईटी हुआ है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कब? जून वाला, जून 2019 में जो हुआ था, उसमें मैथ सेक्शन के रहे थे 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम पहले 10 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया पार्ट 4 में, फिर 10, 11 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन बने थे अगले 10 उनको पार्ट 5 में डिस्कस किया, और उसके अगले जो अब लास्ट 10 बचे हैं 21 से 30 उनको हम पार्ट 6 यानी आज कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे या बेसिकली सॉल्व करेंगे 21 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है हमारा ये सॉल्व हो जाएगा और ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए उसको। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या रहा है देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा वाले दो कोण कहलाते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, मान लो एक कोण है, पहले मैंने एक कोण बनाया, लेट्स से ये कोई एक एंगल है, ठीक है, लेट्स से कोई थीटा इसका मान है, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी और सी। ठीक है, उसके बाद मैंने एक कोण और बनाया, लेकिन कंडीशन क्या थी कि जो दूसरा वाला कोण बनाया उसकी भुजाएं भी यही आई, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है दोनों की। दोबारा जो कोण बनाया वो भी उतना ही बनाया और वो भी कितना आ गया, थीटा, और दोबारा वाले के नाम रख दिए मैंने जो इसके ऊपर बना पी क्यू और आर। देखो पहले एक कोण बनाया मैंने ए बी सी, और दोबारा एक कोण उतना ही उस पर सेम एज इट इज उसका जुड़वा ही या उसके ऊपर रख के दूसरा कोण बना दिया, क्योंकि ये कह रहा है कि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है कि कॉमन है, पहले कोण की जो भुजाएं हैं वही दूसरे कोण की भी भुजाएं हैं और कोण भी सेम है। ये क्योंकि ये कह रहा है उभयनिष्ठ शीर्ष, शीर्ष होता है वर्टेक्स, ये कॉमन है, ठीक है, और उभयनिष्ठ भुजा उनकी भुजाएं भी कॉमन है, तो नेचुरली एंगल भी कॉमन ही होगा। तो इस प्रकार के कोणों को क्या बोला जाता है, वाले दो कोण। अब इनको कैसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो नहीं है, ऑप्शन ए तो नहीं है, बी एकांतर अल्टरनेट एंगल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग तो बराबरी एक जैसे दिखने चाहिए थे ना, डी इनको बोलते हैं आसन्न कोण, आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल।
तो देखो इससे एक डेफिनेशन हमारी क्लियर होती है कि व्हाट इज एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों की जो एक शीर्ष होता है, जो वर्टेक्स होता है वो, और उनकी जो भुजाएं होती हैं वो कॉमन हो, तो इस तरह के कोणों को अगर हमने एक शब्द में कहना है तो उसको कहेंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण। अगर दो कोण आसन्न हैं, दिस मीन्स दैट उनकी जो भुजाएं हैं और उनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। ठीक है, मतलब एक दूसरे पर, वो आसन्न का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर चढ़े हुए। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, ये एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं कोण, तो इनको क्या बोलेंगे? आसन्न कोण। तो ऑप्शन डी है ना। मूव करेंगे हम अपने 22 क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, अमन इस समय अब्दुल से 15 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष पश्चात अब्दुल की आयु उस समय पर अमन की आयु की दुगनी हो जाएगी। यदि अब्दुल की आयु, वर्तमान आयु x है, तब हमें क्या, कौन सा जो समीकरण है वो प्राप्त होगा। ठीक है जी, चलो इसको कन्वर्ट करने, ये जो हमें लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, और कौन सा एक्सप्रेशन बनेगा इन चारों में से वो हमसे पूछना चाहता है। तो एक व्यक्ति है अमन, लेट से ये है अमन, ये कोई अमन है, और एक है कोई अब्दुल। अब्दुल, ठीक है जी, ये दो व्यक्ति आ गए। अब धीरे धीरे देखो सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे ना, एकदम से नहीं पढ़ना है। अमन इस समय अब्दुल से 15 वर्ष छोटा है। देखो पहले तो इसने लास्ट लाइन के बोली, अब यदि अब्दुल की वर्तमान आयु x है, अब्दुल को आपने माना है x, इसकी इस टाइम जो वर्तमान आयु है ना वो x है, वर्तमान में इसकी आयु x वर्ष है। तो अमन इस समय मतलब कि वर्तमान में अब्दुल से 15 वर्ष छोटा है, तो ये कितना होगा? क्या x माइनस 15 नहीं होगा? ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि अब्दुल की इस समय आयु x है और अमन जो है वो इसी समय अब्दुल से 15 वर्ष छोटा है, तो ये दोनों कंडीशनें हो गई सेटिस्फाई। ठीक है जी, उसके बाद 6 वर्ष पश्चात, तो पहले मैं देख लेता हूं कि 6 वर्ष बाद क्या होगा। 6 वर्ष बाद क्या होगा? 6 वर्ष बाद अमन की आयु कितनी हो जाएगी? इसकी अब्दुल की कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष बाद x + 6 होगी कि नहीं होगी? ध्यान से देखो। अच्छा, 6 वर्ष बाद अमन की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 15, और इसमें +6 जोड़ जाएंगे, मतलब कि x माइनस 9 वर्ष हो जाएगी। ठीक है जी, ये 6 वर्ष बाद अमन की आयु होगी, ये 6 वर्ष बाद अब्दुल की आयु होगी। ठीक है जी, उसके बाद लेकिन ये बोल रहा है कि इसके अनुसार, हमारे अनुसार तो ये होगी, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसा क्या होगा कि 6 वर्ष पश्चात क्या होगा? अब्दुल की आयु उस समय पर अमन की आयु की दुगनी हो जाएगी। होगा क्या? ये तो हमारे अकॉर्डिंग 6 वर्ष बाद होगा क्या कि अब्दुल, अब देखो ये तो बनी हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन ये कह रहा है एक रिलेशन हमने निकाला, एक ये बता रहा है कि होगा क्या कि 6 वर्ष पश्चात जो अब्दुल की आयु होगी वो अमन की आयु की दुगनी हो जाएगी। 6 वर्ष बाद अमन की आयु कितनी होगी? x माइनस 9 वर्ष ना, इसकी क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी, मतलब 2 से गुणा करने पर जो मिलेगी। तो देखो अब ये अगर मैंने इसकी दुगनी कर दी तो अमन की आयु बराबर मिल जाएगी, तो इक्वल टू का निशान लगा सकता हूं। अब सॉल्व कर लो इसको। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? 2 × x माइनस 9 और x + 6, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखो, इसको यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात तो एक ही, ऑप्शन नंबर ए समीकरण बन गया हमारा। सो दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखना इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है, पहले एक लिंक हमें बनाना होता है और एक उसके द्वारा जो दिया होता है वो यूज करना होता है। जैसे ही ये हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, और इसी जनरल अंडरस्टैंडिंग को यूज करके इसने जो हमें स्टेटमेंट दी होती है उसको यूज करके ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि
दो वृत्तों की त्रिज्याएं, एक 8 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। लेट्स से एक वृत्त ये आ गया, एक 8 है और एक 6 है। ये 8 है और ये 6, 8 वाला आ गया। ये होती है रेडियस वृत्त की ना। ये बोल रहा है इस वृत्त की रेडियस की, ये मान लो सेंटर है, एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की 6 सेंटीमीटर है। 6 इसको लेते हैं क्योंकि छोटा दिख रहा है ना। 6 और 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल इन दोनों की, उस वृत्त की एक और वृत्त होगा, बोले एक और वृत्त होगा हमारे पास, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी यदि दोनों दिए गए वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग के बराबर आएगा इसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल। अच्छा ठीक है, मैं समझाता हूं ये क्या कह रहा है। बोले एक वृत्त है आपके पास 6 सेंटीमीटर, एक वृत्त है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का क्षेत्र, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर है ना। और वर्ग सेंटीमीटर तो लगाना पड़ेगा आपको। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका, इस वाले का एरिया क्या आ गया, पाई की जगह पाई रहने दो, आर स्क्वायर 6 के 36 पाई बन गया, वर्ग वो तो बाद में लगाएंगे अभी। इसका क्या 64 पाई बन गया, 64 पाई बन गया। और दोनों का क्षेत्रफल कितना आ गया, 100 पाई बन गया कि नहीं बना, ध्यान से देखो, बन गया। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल मैंने जो निकाला वो उस वाले क्षेत्र, वो जो बड़ा एक जो नया वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल जो है इस बड़े वाले का, वो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। तो वो बोल रहा है कि इसकी रेडियस कितनी रहेगी फिर। तो इसका फार्मूला भी क्या होगा, इसका देखो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले वृत्त का, इस वाले क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन मेरे को पता है क्षेत्रफल, एरिया तो इसका, ये एरिया मेरे को पता भी तो है कितना है, इसका एरिया तो 100 पाई आएगा, पाई की जगह पाई आ गया, आर स्क्वायर, आर का मेरे को पता नहीं, आर तो निकाल नहीं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब क्यों हुआ, क्योंकि पाई यहाँ गुणा कर रहे हैं, नीचे जाएगा तो भाग करेगा, कैंसिल हो जाएगा। और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया, क्योंकि मेरे को आर निकाला तो दोनों तरफ क्या, आर स्क्वायर थोड़ा ना निकालना है मेरे को, तो आर निकालना है तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, ±10 है ना। कभी भी जब वेरिएबल स्क्वायर से रूट कसता है तो दूसरी तरफ प्लस माइनस के दोनों वैल्यू आती है, क्योंकि प्लस का 10 का स्क्वायर भी 100 होता है और माइनस के 10 का स्क्वायर भी 100 होता है। बट रेडियस जो है वो तो एक लेंथ है और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आर का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। भाई लंबाई कभी नेगेटिव हो सकती है, आपकी लंबाई मैं बोलूँ -5 फुट है, -5 फुट लंबाई थोड़ी ना हो सकती है, 5 फुट ही होगी ना, पॉजिटिव, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो रेडियस कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, और यही तो हमें निकालना था। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूला यूज हुआ, पाई आर स्क्वायर, एरिया का ही, बस ये अलग बात थी, एरिया की जगह मैंने पता था 100 सेंटीमीटर, दोनों के एरिया के बराबर है तो 100 पाई आर स्क्वायर बराबर आएंगे, क्योंकि इसको जब मैं निकालूंगा तो 100 पाई के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये तो पहले पता मेरे को 100 पाई आने वाला है। बस दोनों को इक्वल किया, स्क्वायर जो स्क्वायर था उसको रूट से कैंसिल किया, देन रेडियस हमें मिल गई। तो यही तो हमसे पूछना चाहता था कि रेडियस कितनी आएगी, तो 10 सेंटीमीटर। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। एक बेलन है ना, एक कॉपी का पेज फाड़ो और उसको गोल से घुमा दो, आपको बेलन खुद ब खुद दिख जाएगा, ऐसे इस तरीके की शेप बन जाएगी आपके हाथ में, ये बन गया बेलन। ठीक है, एक लंबवृत्तीय राइट सर्कुलर, ठीक है, एक लंब आधार की परिधि जो है वो 44 सेंटीमीटर है। परिधि क्या होती है, देखो ये सर्कल, इसके वृत्त बन रहा है ना, नीचे से वृत्त बनेगा, आप देखना कॉपी का पेज फाड़ना, उसको गोल घुमाना, नीचे दो, एक वृत्त नीचे बनेगा, एक ऊपर बनेगा, वो बेलन की शेप होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है अब परिधि क्या होती है, परिधि सरकमफ्रेंस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सरकमफ्रेंस, है ना। ये क्या होती है, मैं बोलूं कि इस वाले वृत्त को आप बीच में तोड़ दो
और इसको खोल दो, इसको जैसे खोलेंगे आप तो कुछ इस तरीके की बन जाएगी ये शेप, मान लो इतना सा बन गया, और मेरे को नाप के बताओ ये कितना आया, वो परिधि, तो मतलब गोलाई। परिधि का मतलब क्या है, इसकी गोलाई, परिधि का मतलब गोलाई। कितनी दी हुई है इसने, बोले ये कह रहा है कि इसके आधार के, बेलन के आधार की परिधि, जो बेलन का आधार है, मान लो इसको मैंने रख दिया तो आधार, ये है आधार, तो इसकी जो परिधि है वो कितनी आई, जो इसकी परिधि बेसिकली सर्कल की होती है, तो नीचे सर्कल ही तो बन रहा है, तो नीचे जो आधार है उसकी जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी आई, 44 सेंटीमीटर। ओके जी, हाँ 44 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर। ये रेडियस, इसको आर बोलते हैं, और ये भी आर, और ये होती है हाइट। और हाइट कितनी है, h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बताओ, सेंटीमीटर क्यूब में बताना है, सेंटीमीटर तो वो तो घन की इकाई है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम क्या होगा, आयतन। अच्छा मैंने आपको बताया था आयतन क्या होता है, मैं आपको बताऊं, मान लो ये नीचे से आपने एक लोहे का बनाया, लोहे टीन का बनाया ना, नीचे आपने बंद कर दिया, तो आप इसके अंदर कितना पानी रख सकते हैं वो बताता है आयतन, ठीक है। आयतन का मतलब होता है कि इसके अंदर, इस वेलन के अंदर कितनी क्वांटिटी आएगी, वो आयतन, ठीक है। चलो इसको इंफॉर्मेशन को यूज करके निकालते हैं। देखो बेलन का तो कुछ याद ही नहीं करना, फार्मूले भी नहीं करने याद, ध्यान से सुनो। ये होती है, ये शेप है बेलन की, है ना, सिलेंडर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये होती है इसकी रेडियस, ये होती है इसकी हाइट, 2 सर्कल इसमें बनते हैं। देखो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है, हमें यह बताना है कि इसके अंदर कितना एरिया आएगा, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बताओ, ये मेरे पास एक सर्कल बना, इसका एरिया कितना होता है, एरिया मतलब इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आएगी, कितना एरिया होगा इसका, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। इस बात से क्लियर है। अच्छा नीचे एक सर्कल बना, इसके ऊपर फिर से मैं ऐसे ऐसे सर्कल चढ़ाता जाऊं, ऐसे तो बन नहीं रहे, यहाँ फील नहीं कर पाओगे इसको, लेकिन सोचो थोड़ी देर के लिए, एक सर्कल, फिर इसके ऊपर एक सर्कल, एक और सर्कल, एक सर्कल, ऐसे ऐसे बनता जाएगा कि ये शेप बन जाएगी। नोट करो, ध्यान से इस चीज़ को फील करो। देखो एक सर्कल, उसके आपके पास वो नहीं लेडीज़ ने डाली होती है, क्या बोलते हैं उनको, जो बैंगल्स डाली होती है। देखो एक बैंगल है, उसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ, उसके ऊपर रखते जाओ, जैसे एक बैंगल आ गई, फिर इसके ऊपर एक और रख दो और 15 सेंटीमीटर चढ़ा दो उसको, तो कि ये शेप तैयार हो जाएगी। ध्यान से नोट करो कि शेप बनेगी या नहीं बनेगी। जो बैंगल लेना और उस पर एक एक बैंगल रखते जाना और 15 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ते जाना, तो क्या इस तरह की शेप बन जाएगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ना। बस वही तो हमसे यहाँ पर ऐसे ही तो फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। अच्छा मैं आपको बोलता कि आपने ये जो एक बैंगल बनी है इसका एरिया निकालना होता, तो वो तो किस शेप में थी, सर्कुलर शेप में। एक बैंगल का एरिया क्या होना था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं बोलता कि आपको नहीं पता है कि कितनी बैंगल है, ठीक है, यहां तो फिक्स है ना। अगर मेरे को इसका फार्मूला बनाना हो तो कितनी, एक का पाई आर स्क्वायर, और जितनी होंगी उतना उसका वॉल्यूम आ जाएगा, तो कितना होगा, एक का पाई आर स्क्वायर, और जितना एच होगा वो साथ में गुणा कर देना, बेलन का आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। क्योंकि भाई एक का मिल गया ना, हमें एक का मिल गया, तो ऊपर जितनी चढ़ाती जाएगी, मान लो मैंने 15 चढ़ा दी, तो 15 से गुणा कर दो, तो 15 का वॉल्यूम निकल आएगा। पूरे 15 के अंदर कितनी चीज, कितना जो एरिया है वो डेवलप हो गया, वो कितनी चीज आ सकती है वो बता देगा ये बड़ा। क्योंकि एक का पाई आर स्क्वायर, और जितनी हाइट उसको आप देते जाओगे उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। तो हमें ये तो पूछा था। अच्छा यहां पर एक और बात, आर का पता नहीं है। देखो पाई की जगह मैं पाई रहने दे सकता हूं, इसने मेरे को बोला नहीं होगा। आंसर देखो ऑप्शन में कैसे हैं, आंसर उसने दे रखे, उसने बोला पाई आपने बाई/7 यूज करना है, पाई इज इक्वल टू 22/7 लेना है। तो पाई तो मेरे को पता लग गया, ठीक है जी। पाई का मेरे को मान पता है, पाई की जगह मैं 22/7 रख सकता हूं, ठीक है। एच की जगह मैं 15 रख लूंगा, ठीक है। और आर स्क्वायर, आर तो मेरे को पता ही नहीं है, तो पहले आर निकालते हैं। ये जो नीचे वाली जो हमारे पास एक गोल सर्कल बन रहा होगा उस बेलन में, उसकी सरकमफ्रेंस कितनी दी है, 44 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। लेकिन मेरे को ये दी हुई है कितनी है, 44 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर के बराबर होगा। 2 पाई आर
ठीक है, 2 पाई आर होता है। तो 2 से कट गया कितना, 2 से ये कट गया 22 और इज इक्वल टू पाई की जगह आपने यूज़ करना है 22/7 इंटू आर। ये 22 यहाँ पर गुणा कर रहा है, ऊपर बटे के ऊपर है तो नीचे आएगा तो कट जाएगा, आर यहाँ है तो यहाँ जाएगा तो 7 इज इक्वल टू आर। तो आर का मान यहाँ भी 7 आ गया और यहाँ भी 7 होगा, आर का मान निकल आया। अब मेरे को सब कुछ मिल गया, फॉर्मूले में रखो तो v इज इक्वल टू पाई की जगह आपने यूज़ करना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7 × 7 इंटू एच 15। बस काटो, एक से एक कट गया। अब देखो सारे गुणा थोड़ा ना करने, ये कट गया। अब मेरे को ऑप्शन क्या दे रखे देखो, अब इतने भी आपने थोड़ी सी स्मार्टनेस भी दिखानी होती है मैथमेटिक्स में ना। ऑप्शन क्या दे रखे थे इसने, 740, 1155, 1540 और 2310। ठीक है, देखो और अगर मैंने सबको गुणा 7 × 5 = 35, 2 × 70, लास्ट में 0 आना था तो ये ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, तो 7 × 2 = 14, आंसर 1, 7 × 2 = 14, 1 7 × 2 = 14 और 1 15, तो 154 × 15 कर लो, 154 × 15, 5 × 20, 2 5 × 5 = 25, 2 27, 2 5 × 7 इंटू 4 × 4, तो देखो 0 आ गया, 7 4 11, 10 कहाँ बन रहा है लास्ट में, ऑप्शन डी। ऑप्शन सारा गुणा थोड़ा ना करना, उसने कैलकुलेशन थोड़ा ना देखनी है अपनी आपकी, है ना, ऑप्शन डी। बस हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, ये तो था इस क्वेश्चन की। अगर मैं आपको बोलूँ इसके आपने फॉर्मूले कैसे याद रखने, एक तो मैंने आपको अभी ड्राइव करके बताया। तो देखो मैंने आपको शंकु का भी बता दिया था, गोले के भी याद करने आपको बताए थे, आज बेलन भी क्लियर हो जाएगा। बेलन का तो याद करना ही नहीं होता अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो। देखो वॉल्यूम का मैंने आपको अभी बताया कि वॉल्यूम क्या है, एक वाले सर्कल का होता है πr²। मान लो नीचे वाले सर्कल का एरिया क्या आएगा, एक मैं अंदर वाले इसका निकाल लेता हूँ, πr² होगा। और मैं निकालता गया πr², जितना मेरे पास सच होगा उतना गुणा कर दो, अंदर का भाग आ जाएगा कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी आएगी, तो इसका वॉल्यूम आ गया। अच्छा, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये सर्कल आपने नहीं लेने, सर्कलों को छोड़कर जो बड़ा एरिया आपके पास है उसका एरिया कैसे निकालना आपने, ये वाला। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ कैसे निकाल, इस वाले ये नहीं लेना बाहर से, ये जो देखो ये आपके पास आप फील नहीं ना कर पा रहे, इस तरीके से कुछ शेप होगी ना, नोट करो, ये वाले हिस्सा नहीं लेना आपने, ये नीचे वाले जो सर्कल है वो नहीं लेने हैं, बाकी आपने ले लेना सारा है। तो आपसे वो इस वाले एरिया की पूछ रहा है, वो ये होता है कर्व सरफेस एरिया बाहर का, ये दूसरी तरफ भी होगा। इनफैक्ट यहाँ पर आप फील नहीं कर पाओगे, एक गिलास मन में नोट करना, गिलास की तरह। तो सिर्फ सर्कल को आपने निगलेक्ट कर देना है, जो सर्कल को हटा करके जो साइड वाला एरिया बचा वो होगा कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है देखो कैसे याद रखना, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। अच्छा मेरे को बताओ, एक सर्कल का क्या होगा, बीच वाला थोड़ा ना लेना, कर्व सरफेस एरिया मतलब बाहर वाला, और बाहर वाले का क्या होता है 2πr होता है एक का, और कितने टाइम ऊपर जाना आपने h टाइम, तो h से गुणा कर दो, कर्व सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया निकालना तो ये तो लेना ही लेना है, 2πrh तो आएगा, लेकिन कितने सर्कल आ गए, एक सर्कल नीचे वाला इसका एरिया क्या होता है πr², और एक ऊपर वाला πr², तो कितना हो गया 2πrh प्लस 2πr²। इसको ऐड उड करके आप कॉमन करके, या कॉमन करना क्यों, अगर आप चीज़ों को समझते तो यहीं पर पुट करो, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आपने कॉमन करना तो कर लो, इसके पास 2 भी है, पाई भी है, r है, 2πr को कॉमन कर लो, और अंदर क्या बचा है h प्लस r, क्योंकि ये एरिया है तो वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग मात्रक लगा दो, और वॉल्यूम में घन मात्रक लगता है। तो यही तो फार्मूले 3, 1 2 और 3, हो गया बेलन खत्म। ठीक है, so please pause the video to note it down.
क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ये कोई एक्सप्रेशन है, यहाँ पर 3 पार्ट 1, 2 और 3 देखे होंगे तो आपको मैंने बताया था ये यहाँ पर जो 3 लिखा होता है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है घनमूल, घनमूल। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा होता, देखो या तो वैसे रखता है, ये कई बार 2 लिख देता है, या फिर कई बार नहीं भी लिखता, और नहीं लिखा है तो हमेशा ये बताएगा वर्गमूल को, और अगर 2 लिखा है तब भी वर्गमूल, इसका मतलब, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो एक होता है ऐसे, अगर नहीं लिखा है तब भी ये वर्गमूल को रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर रूट को, और अगर स्पेशली यहाँ पर 2 लिखा है तब भी ये वर्गमूल को रिप्रेजेंट, और यहाँ पर 3 लिखा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, घनमूल। घनमूल, घनमूल क्या होता है मैंने आपको पार्ट 1, 2 में बताया हुआ है। सो पहले अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो वहाँ पर जाइए, देखिए घनमूल क्या होता है, फिर इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है, इस तरीके से उसने एक्सप्रेशन दिया है कि, और अंदर लिखा हुआ है 441 प्लस रूट ऑफ 16 प्लस रूट ऑफ 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कह रहा है कि 3 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, ये 2 आएगा। सो लेट्स सी, देखो बाहर वाले पे तो उसने 3 लिखा हुआ है। अभी अगर आपने मेरे को ध्यान से सुना होगा तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, बाहर तो उसने 3 लिखा है, मतलब बाहर वाले का जब आप यहां पहुंच जाएंगे तो आपने करना है घनमूल, लेकिन अंदर तो उसने कुछ नहीं लिखा, तो मतलब अंदर कुछ नहीं लिखा तो मैंने आपको अभी बताया कि क्या क्या रिप्रेजेंट करता है अगर कुछ नहीं लिखा हो तो, वर्गमूल को, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये बताओ इसको 44 को मैं 41 है, यहाँ पर 441 है, इसको मैं क्या 21 गुणा 21 लिख सकता हूँ। अगर 21 गुणा 21 441 होते हैं तो ये एक जोड़ा बाहर आ गया तो कितना आ गया, 21 आ गया, प्लस इसको 16 को मैं 4 गुणा 4 लिख सकता हूँ, तो 16 से एक जोड़ा बन गया, और जोड़ा बन गया तो 2, क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 के पेयर में से एक निकलता है, तो 4 से एक 4 निकल के बाहर आ गया, तो ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा इसको मैं 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, तो 2 एक पेयर बन गया, पेयर में से एक बाहर आ जाएगा तो 2 आ गया, सॉल्व हो गया। ये कितना बना, 21, 4, 25 और 2, 27, और 27। अब देखो 3, अब बाहर 3 लिखा है ना, तो 3 के पेयर होने चाहिए। 27 को मैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 27 लिख सकता हूँ। तो अगर ये सॉल्व करना है तो 3 पेयर, जो 3 ट्रिपलेट बनाया उसमें से एक बाहर निकाल लो, ये अपने आप हट जाएगा, तो ये आ गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, यदि 2 क्रमागत संख्याओं का योग 66 है तो छोटी संख्या 2 क्रमागत सम संख्याएं, मान लो मेरे को नहीं पता कौन सी है, एक x है तो दूसरी क्या होगी। अच्छा एक चीज नोट करो, मेरे पास क्रमागत संख्याएं क्या होती है, क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 2, 4, 6 जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए, क्रमागत। जैसे कि आप 4 के बाद 8 ना लो, क्रमागत होनी चाहिए वो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्रमागत का मतलब होता है कि लगातार आए, ब्रेक ना करे ना, इस तरह से संख्या। तो मैं मान लूं एक अगर x है तो दूसरी क्या होगी, x + 2 होगी। वो यहां से पैटर्न नोट करो, 4, 6, 8। एक अगर 2 होगी तो दूसरी क्या होगी, 2 + 2 4 हो जाएगी। अगर एक 6 हुई तो दूसरी 6 + 2 8 हो जाएगी। तो क्रमागत बनी कि नहीं बनी, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं को अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास 66 आता है। तो उसमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी जो सम संख्या वो कौन सी होगी, ठीक है जी। ये कितना, अब इसको मैं ब्रैकेट को हटा सकता हूं। अच्छा ये 2 + का 2 दूसरी तरफ गया तो यहाँ तो x + x 2x, और प्लस का 2 दूसरी तरफ गया तो माइनस का बना और 64 बचा, क्योंकि प्लस का 2 दूसरी तरफ गया तो यहाँ माइनस का हो जाएगा और 64 रह जाएगा। यहाँ 2 गुणा कर रहा है, नीचे जाएगा तो भाग करेगा, 2 से 64 कैंसिल, 32। तो x कितना आ गया, 32। तो छोटी तो x ही होगी ना, और दूसरी क्या होगी 34। तो हमसे कौन सी वाली पूछी थी,
छोटी वाली, तो छोटी कौन सी है 32, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो 32 वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि 32 और 34 को जोड़ तो 66 बनता है, तो हमसे तो छोटी वाली पूछी थी, छोटी वाली सम संख्या वो 32 है, तो यही 32 करेक्ट आंसर आ गया। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर मूव करेंगे हम 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल 60 है, प्लस 60 है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक, अच्छा ये मैं आपको ना नंबर सिस्टम अभी कुछ ही दिनों में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपको मैं बताऊंगा ये पूर्णांक क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको फिलहाल ये आइडिया दे देता हूँ कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक ना एक ऐसा, एक मान लो एक नंबरों का एक ऐसा थैला है जिसमें कौन से नंबर आएंगे? ये वाले नंबर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और यही माइनस में आ जाएंगे, -1, -2, -3 और ऐसे से माइनस के इन्फिनिटी तक, और ये प्लस के इन्फिनिटी तक आ जाते हैं। ये होते हैं पूर्णांक। मतलब पूर्णांक एक नंबरों का थैला है जिसमें ये वाले नंबर आते हैं, इनको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, है ना। तो आप ये फील पता कैसे करने, ये गिनती वाले नंबर है ना, गिनती, और इनमें देखो एक तो 0 और गिनती वाले नंबर चाहे दो धनात्मक ले लो या ऋणात्मक, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पूर्णांक, है ना। ये होते हैं पूर्णांक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 27 कि दो पूर्णांकों को अगर मैं गुणनफल निकालूं, गुणनफल क्या होता है? अभी गुणनफल क्या हो गया है? कई बच्चों ने पहली बार सुना होगा गुणनफल, तो अजीब सा लग रहा होगा। जैसे मैं बोलूं कि 2 और 4 को गुणा करने पर जो फल मिले 8, ये होता है गुणनफल। इसका गुणनफल ये है 8। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये दो ये नहीं लेने हैं, यहाँ पर वो क्या कहना है, गुणा करके जो फल मिले वो गुणनफल। ठीक है, तो बोले दो पूर्णांकों को मैं अगर गुणा करूं तो 60 आता है। मान लो एक पूर्णांक x था और एक पूर्णांक y था, और इन दोनों को मैं गुणा कर दूं तो बोलिया प्लस का 60 आता था। ये कंडीशन, ठीक है। मेरे को नहीं पता वो दो पूर्णांक मैंने आपको अभी बताया कि ये वाले नंबर ना, इसमें कौन सा 0 और प्लस और माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, और ऐसे प्लस माइनस इन्फिनिटी अनंत आ जाएगा, इस तरह से नंबर। अब ये तो दुनिया भर के नंबर है। अब वो बोल रहा है इनमें से कोई मैंने 2 नंबर उठा लिए उसमें से, और उन दोनों को गुणा किया तो मेरे पास 60 बना। ठीक है, और बोल रहा है कि अगर उनमें से एक कोई -6 है, मान लो आप इनमें से बोले एक -6 है, मैंने मान लिया कि ये बड़ा -6 है, आप इसको मान लो, कोई बात नहीं, कोई एक जो है वो -6 है, तो मैंने कोई मान लिया, मैंने x मेरे को नहीं पता, लेकिन दूसरा मेरे को पता है कि -6 है। इन दोनों को गुणा किया तभी तो 60 बना, प्लस का 60 बना। तो हमसे ये पूछना चाहता है, एक तो मिल गया पर दूसरा क्या है, तो मेरे से वो पूछना चाहता है कि ये वाला x क्या होगा। एक तो -6 उसने बता दिया, दूसरा कौन सा है। तो ये यहां पर गुणा कर रहा है, तो दूसरी तरफ क्या करेगा, भाग करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो करने दो। अच्छा, 60 प्लस का 60 प्लस लिखो चाहे मत लिखो, वो प्लस करेगा। अच्छा, ये 6 आ गया। अच्छा, माइनस का 6, अब माइनस आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं है, माइनस जहाँ मर्जी लगाओ, तो मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ इस माइनस। 6 से 10 से कैंसिल हो गया, 10 आया, तो x का मान कितना है, माइनस तो रहा ही रहा पर 10। अब ध्यान चेक करना है, देखो एक रकम मेरे पास, मेरे को एक मिली माइनस की 10 और एक मिली माइनस की 6, गुणा करो। कैसे करते हैं गुणा? साइन और साइन गुणा होते हैं, माइनस माइनस प्लस, 10 छिके 60, क्या हो गया? एक तो उसने मेरे को पहले ही बताया था, दूसरा मेरे से पूछ रहा है, तो माइनस का 10, तो माइनस का 10 जो है वो हमारा आंसर आ गया। चेक भी हो जाते हैं आंसर ना, ध्यान से देखो, यहाँ पुट करके देखो, आपको ये अगर सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन तो वो आपका करेक्ट आंसर है। तो सेटिस्फाई तो रही है, -10 गुणा -6, साइन साइन गुणा होते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 10 छिके 60, सेटिस्फाई होगी। देन ऑप्शन नंबर -10 इज आवर करेक्ट आंसर। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 28 ये कहता है, अब देखो बच्चों वाली भाग पूछ रहा है, लेकिन कई बच्चों को तो भाग भी करना, यहाँ पर कईयों ने गलत किया होना, कईयों ने नहीं, बहुत ज़्यादा ने ये क्वेश्चन जो है वो गलत किया होना मेरे आइडिया से, तो बाकी पता नहीं। 5 6 7 5 6 7 5 6 7 को आपने डिवाइड करना था कैसे,
बोले अगर 5 6 7 से ही भाग करें तो आंसर क्या आएगा। बहुत है ना, सी टेट में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। सी टेट में आपने ध्यान रखना, ये आपकी ना जो पीआरटी वाले होते हैं ना, उनके लिए तो स्पेशली ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ऐसे डिवाइड करना, क्योंकि आपने प्राइमरी लेवल पर जाके इसी तरह के उनको डिवाइड कर बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवानी होती है। तो पहले तो वो आपकी चेक कर रहा होता है कि कहीं आपको तो आती है डिवाइड करने की, नहीं आती है ना। ये दूसरे वाले भाग नहीं, ये काफ़ी मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला डिवाइड है, नॉर्मल नहीं है, इसको नॉर्मल नहीं लेना है ना। ये ऑप्शन थे। देखो डिवाइड ना एक एक नंबर को होता है, वो तो हम कर देते हैं डायरेक्ट कि 567 एकम 567, ऐसे नहीं होता है। डिवाइड करने होता है एक नंबर से, एक एक नंबर को लेकर करते हैं डिवाइड। ये चीज़ याद रखना। जैसे मैंने बोला ना आपको 24 को आप 2 से भाग करो तो सीधा करते हैं 12 दूनी 24 0, 12 आंसर आ गया। बट जब आप बच्चों को समझाएंगे ना तो इस तरीके से नहीं करते तब डिवाइड। जब आप बेसिक से अगर करवाना चाहते हो तो बच्चों को ऐसे करके नहीं दिखाते हैं। बच्चों को कैसे दिखाना होता है, एक एक नंबर को लेके करना होता है इसको। जैसे कि 24 लिया था ना, 24 डिवाइडेड बाई 2, तो एक एक नंबर को लेके चलते हैं। 2 एकम 2 0, अगली बार उतरा 4, तो 2 दूनी 4, इस तरीके से करते हैं, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। वैसे यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। देखना आप कैसे करूँगा मैं। पहले 567 एकम किया तो 567 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 0, 567 गुणा 0 0, तो फिर क्या आ गया 5। अब अगला उतरा 6, ठीक है। फिर से अब मैं अगर 1 से गुणा करूँ तो 567, फिर इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा 0, फिर कितना बचा 5 6, अगली बार उतरा 7। अब 567 एकम 567, अब यहाँ पर बचा 0, अगली बार फिर 5, ठीक है। फिर से 0 0 और 5, अगली बार उतरा 6, फिर से क्योंकि 0 से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं 1 से करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर से 0, फिर से 0, फिर 5 6, फिर अगला उतरा 7, फिर 1, फिर 567 एकम 567 0, अगली बार उतरा 5, ठीक है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ आगे, बचा 5, फिर से 0, यहाँ 0, फिर से बचा 5, अगली बार उतरेगा 6, ठीक है। फिर से 0, फिर से 0, फिर 5 6, अगली बार उतरेगा 7, फिर 567 एकम 567, एक एक अंक को लेकर के चलते हैं, है ना। तो ये हो गया अब पूरा, अब सब कुछ खत्म हो गया ना, तो ये वाला आंसर। अब क्योंकि शुरू में 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, फिर मेरा आंसर आया 100, फिर से 100 और 1। तो कौन सा आंसर करेक्ट था, ऑप्शन सी। इस तरीके से होते हैं डिवाइड, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी थे। ये वैसे बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन है। बहुत लोग इसमें गलती कर रहे होंगे। कईयों ने पता कैसे किया, मैं आपको बताता। कईयों ने, मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने भी ये चीज़ अभी जाकर सीखी है। देखो कई पता कैसे करते, मैं आपको बताता हूँ। 567 एकम 567 0, फिर से वो क्या करेंगे, अगली बार 5 उतारेंगे, फिर छोटी रह रही है, फिर 0 लगाएंगे। लेकिन वो अगली, देखो ये भी तरीका ठीक है, ये भी वाला ठीक है। 567 एकम 567, ठीक है। अगली बार यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 छोटा पड़ रहा था तो यहाँ 0 लगाई, तो यहाँ पर अगला उतार लिया 6, फिर से छोटा था तो यहाँ 0 लगाई, फिर अगली बार 7 उतार लिया, तो 567 एकम 567, ये तरीका भी ठीक है। फिर अगली बार फिर 5 उतरा, फिर छोटा पड़ रहा था तो 0, फिर 6 उतार लिया, फिर छोटा पड़ रहा था 0, फिर अगली बार 7 उतार लिया 1, और ऐसे भी करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्राइमरी लेवल पे करवाते हैं तो सबसे पहले आपको जो मैंने पहले करवाया उस तरह से बताना पड़ता है बच्चों को। बाद में जब उनकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाती है तो फिर ये ऐसे से कर सकते हैं वो इजीली, ठीक है। सो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का एक फैक्टर कौन सा होगा, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट।
फैक्टर्स, तो ऑप्शन दे रखे हैं उसने, x माइनस वाई प्लस जेड ये होगा, x प्लस वाई माइनस जेड ये होगा, x प्लस वाई प्लस जेड ये होगा, या y प्लस जेड माइनस एक्स ये होगा। तो ये थे 4 ऑप्शन। देखो समझते हैं, पहले ना क्वेश्चन ही करने हैं। क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है, आप कहीं से भी देख लो बुक्स में से क्वेश्चन, या कोई आप तरीका सीख लो, लेकिन पता भी तो होना चाहिए एक्चुअली में चल क्या रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर सबसे पहले ना, ये गुणनखंड होते क्या हैं, गुणनखंड। अच्छा, ये गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे मैं आपको पूछूंगा ना कि लेट्स से 6 के गुणनखंड बताओ मेरे को, 6 के, तो मैं इनडायरेक्ट में मैं ये ऐसा ना बोलकर मेरे को ये बताओ कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जो 6 को पूरी तरह भाग कर देती हैं। तो आप बोलोगे कि 1 से 6 भाग हो जाता है, हाँ, 1, 2 से हो जाता है, 2, 4 से नहीं होता, 3 से हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, 6 से हो जाता है, हो जाता है, कि 7 इसके बाद नहीं होगा। तो 6 के फैक्टर, ये मैं बोलूँगा 6 के फैक्टर आ गए। तो फैक्टर क्या होते हैं? बेसिकली वो नंबर जो बेसिकली किसी संख्या की, बेसिकली फैक्टर वो संख्याएं होती है जो दी गई संख्या को पूरी तरह भाग कर देती हैं, मतलब कि भाग करने के बाद शेषफल 0 देती है। तो उन संख्याओं को कहा जाता है फैक्टर। जैसे 6 के फैक्टर ये हैं, ठीक है। और यहां से मैं 2 जनरलाइज चीज बोलूं, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 है ना, वो सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। 1 से दुनिया की सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है। और नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर ऑफ, नंबर इटसेल्फ एज अ फैक्टर, है ना, कि जो एक संख्या होती है वो खुद का ही गुणनखंड जरूर होती है, ठीक है। तो फैक्टर की आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई हुई। जैसे 7 के फैक्टर 2 ही है, 1 और 7। 4 के फैक्टर 1, 2 और 4, क्योंकि ये 1 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाता है, 2 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाता है, 4 से भी, ठीक है। अच्छा, इसके अब फैक्टर तो हमें, फैक्टर तो क्लियर हो गया अब आपको, फैक्टर किसको बोलते हैं। ये है आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसकी डिग्री कितनी? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, व्हाट इज डिग्री? प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ है, जब आपने मेरे शायद नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, ठीक है। वहाँ से आपकी एक तरह से स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होगी। धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखते जाएंगे, एग्ज़ाम के लेवल से अवेयर होते जाएंगे, और हमारा जो मैथमेटिक्स सेक्शन था वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। तो ठीक है, तो सिस्टम से देखिए वीडियो को, कोशिश कीजिए समझने की चीज़ों को। अगर यहाँ समझ नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट जब फिर आएगा तो फिर कोशिश करेंगे। धीरे धीरे चीज़ें खुद ब खुद समझ में आती हैं। बस ये है कि अलर्ट रह के, या मतलब एक सीरियसनेस के साथ हमें पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। फैक्ट डिग्री कितनी होती है? मैं बोलूँगा कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर इन इक्वेशन, इन पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये क्या होती है मैं आपको जब चैप्टर बताऊंगा तो हाईएस्ट पावर कितनी, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, यहाँ है पावर 1 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? डिग्री 2। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में तो जितनी डिग्री उतने ही फैक्टर। तो इस इक्वेशन के कितने फैक्टर होंगे? फिर इस इक्वेशन के कितने फैक्टर होंगे? 2, है ना। लेकिन हमें सिर्फ एक बताना है, दूसरा नहीं। इसमें से एक हमें दिया होगा, दूसरा नहीं बताया होगा इसने, ठीक है। एक ही इसमें करेक्ट होगा। अब ये निकालने कैसे हैं? देखो यहाँ तो बस अंडरस्टैंडिंग है, या तो आप 1 बाय 1 डिवाइड करके देखो। अगर जिसमें से भाग करने पर ये शेषफल 0 दे देगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन तब तो 3 घंटे यही लग जाने, है ना। फिर वही बात आ गई, क्योंकि अगर नंबर होता तो डिवाइड कर लेते। इसको अगर डिवाइड करने बैठे तो दिन लग जाएगा, 3 घंटे तो यहीं बीत जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं, कुछ तिगड़म लगाते हैं। मैं 3 + 2 + 6 को ऐसे लिखूं, 2 + 3 + 6, या फिर इसको ऐसे लिखूं 6 + 3 + 2, तो कोई फर्क पड़ने वाला है? आंसर तो सबका ही कितना आएगा? 10 आएगा। मतलब प्लस और माइनस में रकम जैसे मर्जी दी हो, उनका आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर भी मैं x² प्लस के y² को पहले लिख लूं और उसके बाद इसको लिख लूं। क्यों लिख लूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और माइनस के z² को बाद में लिख लूं, तो कोई फर्क पड़ने वाला है?
इसको जब जोड़ोगे घटाओगे तो आंसर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको यही बताया आप प्लस माइनस की रकमों का ऑर्डर चेंज कर दो फिर ऐड करो, फिर भी आंसर बदलने वाला नहीं है। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ गई। इसको मिटा देते हैं हम। देखो ये किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो इसको। हमारे पास दो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, एक होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, कि ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। मतलब आप इस चीज को ऐसे लिखो या इस चीज को ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, एक होती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब दूसरी वाली को ध्यान से देखो, क्या ये चीज मैच कर गई? तो इसकी जगह मैं ये वाली चीज लिख सकता हूं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई क्यों लिखा? क्योंकि ये देखो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है और ये कहते हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो। तो मेरे पास ये चीज बन रही थी, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इसको क्या मानो, लेट्स सी ये a है, ये जो चीज है ये a का स्क्वायर माइनस इसको थोड़ी z को b मानो, ये b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप की एक और आइडेंटिटी बन गई। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं आप a प्लस बी पहली ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में a प्लस बी, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो पहले मैं उसको, अब देखो इसको मैं चेंज कर रहा हूं, इसमें एक ही जगह के मेरे पास x माइनस वाई फिर प्लस b लिखो, एक आ गई, और दूसरी x माइनस वाई a माइनस b लिखो z। तो ये आ गए इस इक्वेशन के फैक्टर। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में दो थोड़ी नहीं थी, एक अनमैच करना था, तो कौन सा मैच हो गया, ऑप्शन ए। ये ध्यान से देखो ये वाला मैच कर गया ऑप्शन ए। तो इस ऑप्शन का कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए, है ना। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था दूसरा भी हो सकता था, लेकिन सिर्फ इसने एक मेंशन किया है, तो वही हमें बताना था। दो होने थे, कुल मिलाकर कितने फैक्टर, जितनी डिग्री उतने फैक्टर। इसके डिग्री थी 2 तो फैक्टर भी 2, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ उसने एक रखा है, तो एक वो वाला है, क्योंकि ये और वो मैच कर गए आपस में। ठीक है, एक मैंने चीज बताई थी आपको कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है, मैंने शुरू में आपको बताया कि फैक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली फैक्टर्स वो आपके एक्सप्रेशन होंगे जो दिए गए एक्सप्रेशन को पूर्णतः भाग कर देंगे, है ना। जैसे मैंने आपको अभी बताया था 7 के फैक्टर क्या हैं, 1 और 7। मतलब 7 के फैक्टर वो संख्याएं होंगी जो 7 को पूरी तरह विभाजित करेंगी। तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के फैक्टर वो होंगे जो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को पूरी तरह भाग करेंगे। फैक्टर तो निकाल लिए, लेकिन मैं आपको चेक करके बताता हूं। मैं सिर्फ एक से बताऊंगा कि अगर आप इससे इसको भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। और साथ में हम ये जो भाग करने वाले क्वेश्चन आते हैं जेवीटी के एग्जाम में, वो भी सीख जाएंगे साथ में। ठीक है, तो एक बार भाग भी कर लेते हैं, अपने आप की एक सेटिस्फैक्शन भी हो जाएगी हमारी, और साथ में हमें भाग करना भी आ जाएगा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन को। तो ये हमारा आंसर था ना, इससे भाग करते हैं हम, x माइनस वाई प्लस जेड। x माइनस वाई प्लस जेड करो भाग। भाग कैसे करना है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस का है ना, मेरे पास देखो एक्स प्लस प्लस दोनों प्लस है। ठीक है, यह मैं आपको बताता हूं कैसे, किस रकम से करना है। ये रफ लाइन है, पहली रकम लो एक्स स्क्वायर, और यहां से भी एक्स वाली रकम लो। एक एक्स से एक्स कट गया तो किससे भाग करना, गुणा करना एक्स, तो ये आ गया यहां पर एक्स। अब इस एक्स से गुणा करते जाओ, एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर बन गया। अच्छा, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, प्लस माइनस माइनस, और एक्स वाई, क्या एक्स वाई है यहां पर, तो एक्स वाई के नीचे वो भी कैसा, माइनस का। ठीक है, उसके बाद प्लस 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 ही रहा, और जेड एक्स है कहीं पर नहीं है, तो इसको साइड में लिखो, प्लस का जेड एक्स। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ही अब माइनस करेंगे तो माइनस सबको मल्टीप्लाई करेगा, तो ये जो प्लस का साइन है ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये और ये कट गए, बचा क्या, माइनस का जेड स्क्वायर
और प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से ये नीचे वाले साइन चलते हैं अब, तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 चला गया तो माइनस का 1 एक्स वाई, ये इसको हम एक्स वाई भी लिख सकता हूँ, एक लिखना जरूरी नहीं है, और यहाँ से माइनस का जेड एक्स ये बच गया। अब माइनस का जेड चाहिए तो यहाँ पर क्या मेरे पास प्लस का जेड है माइनस का जेड स्क्वायर चाहिए ना, माइनस का जेड स्क्वायर चाहिए, लेकिन मेरे पास वहाँ पर क्या है, प्लस का जेड है। तो इसको जब इसको काटूंगा तो मेरे पास माइनस का जेड आएगा, मतलब मेरे को माइनस के जेड से गुणा करनी पड़ेगी। तो करो माइनस के जेड से, प्लस माइनस माइनस आ गया, और माइनस का एक्स जेड आया, माइनस का जेड एक्स आया, एक्स जेड लिखो या जेड एक्स लिखो, बात तो एक ही है। माइनस माइनस हो गया प्लस, और जेड वाई आया, जेड वाई या वाई जेड, तो प्लस का वाई जेड है नहीं तो इसको ऐसे लिखेंगे, और जेड प्लस माइनस माइनस, और जेड गुणा जेड, जेड स्क्वायर। ठीक उसी के नीचे लिखना है जो मैच करेंगे, ठीक है। अब साइन चेंज होते हैं, प्लस ये भी प्लस, ये माइनस, ये कट गया, बचा क्या वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये भी कट गया, माइनस वाई जेड, ठीक है। अब देखो तीसरी, अब मेरे को चाहिए वाई स्क्वायर, तो मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर मेरे को चाहिए, और मेरे पास है माइनस का वाई, तो मतलब किससे गुणा करना पड़ेगा, माइनस के वाई से गुणा करना पड़ेगा, माइनस के वाई से। तो करो माइनस के वाई से, माइनस प्लस माइनस, और वाई एक्स आ गया, तो माइनस का एक्स वाई आ गया, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस, और प्लस का वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। प्लस माइनस माइनस, और वाई जेड आ गया, माइनस का वाई जेड आ गया। अब ध्यान से देखो, ये साइन प्लस का माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये रकम पूरी पॉजिटिव, ये नेगेटिव कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, क्या आ गया, 0। अगर इससे भाग करने पर ये 0 आया, दिस इंप्लाइज दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो हैंस वेरीफाइड हो गया ना, वेरीफाई। और अगर ये फैक्टर है तो ये भी एक फैक्टर है, दूसरा यहां पर आ गया। तो आप फैक्टर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको लंबा पढ़ना था। लेकिन मेरा इसको करवाने का मोटिव ये था क्योंकि कई बार आपसे वो भाग करवाता है इस तरह के पॉलिनोमियल इक्वेशन को, तो वो आप थोड़ा सा अवेयर हो उसके प्रति। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन नंबर 30 के कह रहा है, 30 क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए उसको, है ना। काफी अटपटा सा क्वेश्चन लगता है देखने में ही, और काफ़ी बच्चे इसको जो वो ऐसे ही करते हैं राम भरोसे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि इसमें से कौन सी त्रिभुज की सर्वांग समता, कंग्रुएंस का रूल नहीं है, कंग्रुएंसी रूल ऑफ ट्राइंगल दिए हुए हैं उसने। ये त्रिभुज की सर्वांग समता क्वेश्चन नंबर 30 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि टेट के एग्जाम में जो होते हैं वो 30 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, जेवीटी का जो होता है। त्रिभुज की सर्वांग समता, इसके कुछ उसने रूल डिराइव किए हैं, इसके कुछ रूल बताए हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के कुछ रूल बताए हैं उसने। कौन कौन से, एक बताया है SAS, एक बताया है AAA, एक बताया है ASA, और एक बताया राइट हैंड साइड RHS। ये वो वाली राइट हैंड साइड नहीं है, ये तो मैं जस्ट ऐसे बोल रहा हूं। देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के इसने कुछ रूल बताए हैं 4 ऑप्शन में। ये बताना चाहता है कि इसमें कौन सा रूल नहीं है ना। काफ़ी अजीबोगरीब शब्द होते हैं पहली बात मैथमेटिक्स में, तो कई बार इंग्लिश पर फोकस किया करो, है ना। सर्वांग समता ऐसे तो थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी ठीक है। सबसे पहले ना कॉन्ग्रुएंसी को छोड़ो, कॉन्ग्रुएंट होता क्या है ये समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट है ना, सर्वांग सम। मैं ऐसे सर्वांग सम नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जुड़वा, 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 है ना। अच्छा जुड़वा, अब कॉन्ग्रुएंट को समझते हैं। पहले इसको मैं डेली लाइफ में लेके आता हूं, ठीक है। मान लो 2 भाई हैं, एक है राम और एक है श्याम, ठीक है। मैं थोड़ी देर मान लो मैं उनसे मिला,
तो मेरे को क्या हो गया कि मेरे को नहीं पता था इनका राम है या श्याम है, लेकिन ये देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे मान लो इनकी शेप और साइज, ये मतलब एग्जैक्ट एक दूसरे में, बिल्कुल भी आप इनमें अंतर नहीं कर सकते, एक ऐसे ही दिख रहे थे बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे को मेरे दोस्त ने बताया कि भाई ये वाला राम है और ये वाला श्याम है। ठीक है, उन्होंने अपने नाम बताए। थोड़ी देर बाद वो फिर मेरे को मिले, लेकिन फिर भी मेरी वो पहचान में नहीं आए। ठीक है, तो देखो ये कैसे थे, जुड़वा थे। और जुड़वा भी कैसे थे, अगर इनको आप एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर दो ना, तो फिर भी आप पता नहीं लगा पाओगे कि राम कौन सा और श्याम कौन सा है। तो मैं पता इस चीज को कैसे लिखूंगा मैथमेटिक्स में, मैं लिखूंगा राम इज कॉन्ग्रुएंट। अब देखो मैथमेटिक्स में लिखना, लैंग्वेज में थोड़ा ना लिखना। मैं राम इज कॉन्ग्रुएंट को कैसे लिखूंगा, दो इक्वल के निशान लगाए और ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्ग्रुएंसी को। ये देखो उसके ऊपर एक उल्टा सैस बना दो, राम इज कॉन्ग्रुएंट टू श्याम। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई मैं बोलूंगा राम और श्याम जुड़वा हैं, मतलब आप उनको अगर पहली बार देख रहे हैं तो उनके बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, मतलब आप पता नहीं लगा पाएंगे कि राम कौन सा है और श्याम कौन सा है। अगर आपने पता लगा लिया, नेक्स्ट टाइम जब आपको इनको देखोगे तो फिर भी आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि अलग कौन सा है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे दिखते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कंपेयर करने की, जो मतलब एक तरह की कंपैरिजन करने की ना, समानता जो करने की प्रोसेस, इसकी कॉन्ग्रुएंट को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब इसको मैथमेटिक्स में रिलेट करते हैं। इसके और एग्जांपल बताऊंगे आपको। देखो आप रोड क्रॉस करते हैं ना, रोड क्रॉस है ना, रोड क्रॉस करते हैं तो बीच में ऐसे ऐसे लाइनें लगी होती हैं, ऐसे ये इनमें व्हाइट कलर सा किया होता है। ठीक है, फिर थोड़ी बिल्कुल सेम, फिर ऐसे किया होता है ना, फिर ऐसे, ये क्या होती है बेसिकली, ये वाली शेप भी कॉन्ग्रुएंट होती है। आप डिसाइड नहीं कर पाते, कुछ गाड़ियां इस तरफ से यहां जाएंगी और इस तरफ से यहां आएंगी। ठीक है, तो ये जो सड़क में जो शेप बंधी होती है ना, ये भी कैसी होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। मान लो ये ए बी और सी आगे बढ़ती जाएंगी शेप, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि भाई ये आप इतनी सिमिलर होती हैं, काफी सिमिलर होती है, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इनमें और इनमें फर्क क्या है, एक जैसी दिखती है। ठीक है, ये हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ताजमहल, जिसने देखा होगा ना ताजमहल, वहां पर जो ताजमहल वाली बिल्डिंग है ना, उसके 4 पिलर बने हुए, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं, और व्यक्ति चारों तरफ खड़ा हो जाए ना, उसको वो फर्क नहीं कर पाता है ना, बिल्कुल समान हाइट, एक जैसे दिखते हैं। और ऐसा लगता है कि अभी मैं यहां खड़ा था, जब देखो आप यहां खड़े थे तो आपको ये 2 पिलर दिखे, आप यहां खड़े होंगे तो आपको लगेगा यही पिलर तो मैंने पहले भी देखे थे, यहां खड़े होंगे तब भी आपको यही लगेगा कि ये पिलर तो सेम, मतलब आप इनमें फर्क नहीं कर पाओगे। तो ये कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। अब मैथमेटिक्स में आते हैं, मैथमेटिक्स में कैसे ये तो थी डेली लाइफ के एग्जांपल। अब मैथमेटिक्स में कैसे हो सकता है, मान लो एक ट्राइंगल है आपके पास, लेट्स सी ये वाला ट्राइंगल है। ट्राइंगल की बात की तो ट्राइंगल पर ही आते हैं हम। ये होते हैं इसके वर्टेक्स ए बी और सी, नाम दे दिया, और एक ट्राइंगल और ले लिया पी क्यू आर। ठीक है, ये मेरे पास 2 ट्राइंगल है मान लो। अच्छा, एक ट्राइंगल में कितनी आयाम होते हैं, कितने डायमेंशन होते हैं, 6 डायाम होते, 6 बेसिकली 6 डायमेंशन बीमाएं देखने को मिलेंगी आपको, 6 बीमाएं। क्या, 3 तो होंगे एंगल और 3 होंगे प्लस 3 होंगी साइड्स। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंसी को चेक करने के लिए आपके पास 2 या 2 से ज्यादा फिगर होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली सिमिलैरिटीज होती हैं 2 चीजों के बीच में, आप जो 2 से ज्यादा के बीच में पता कर सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि इस एक ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी बताओ, एक ही कैसे बतानी, इसमें तो होता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए मिनिमम 2 चीजें होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी हैं तब भी चलेगी, लेकिन एक पर आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये 2 त्रिभुज आ गई। अच्छा, एक ट्राइंगल में आपको 6 बीमाएं देखने को मिलेंगी, 6 डायमेंशन होते हैं, 6 आयाम होते हैं, 3 आपको एंगल देखने को मिलेंगे और 3 आपको साइड्स देखने को मिलेंगी। ये रहे एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा, ये भी, इसके भी 3, इसके भी 3 और ये साइड। ठीक है, तो मैं बोलूं
कि अगर देखो सिमिलर ना, कॉरस्पॉन्डिंग चीजें बराबर होनी चाहिए। ए सी, ये जो ए सी है वो बराबर हो किसके, इसी साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग इसी की तरह दिख रही है, इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, अच्छा दूसरी ए बी बराबर हो किसके, पी क्यू के, कॉरस्पॉन्डिंग है ना, जैसे जो ये ले रहा हूं वो मैंने यहां भी लेनी। अच्छा तीसरी बी सी बराबर हो क्यू आर के। अच्छा ये साइड सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए, ये एंगल को दर्शाने के लिए साइन, एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल पी के, और एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल सी बराबर होना चाहिए एंगल आर के। अगर ये 6 की 6 कंडीशनें सेटिस्फाई करेंगी ना, ये देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो मैं इस चीज को पता क्या, अब ये देखो इसके अंदर और इसकी पूरी की पूरी साइज और शेप सिमिलर है। मान लो मैं इस ट्रायंगल, अब ये पूरी कंडीशनें फुलफिल कर रहा है ना, तो मैं इस ट्रायंगल को उठाऊं और इस पर रख दूं तो ये एग्जैक्ट पूरा का पूरा इसको ढक लेगा। ठीक है, और अगर मैं इनके नाम चेंज कर दूं, मान लो इसके ए बी सी रख दूं और आपसे पूछूं कि पहले वाला कौन था, तो आप इसको पहले वाला बताओगे। ठीक है, तो मतलब इनमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो देखो हर कंडीशन सेम होगी ना, तो मैं कहूंगा कि ट्रायंगल, इसको अब ये चीज अगर सेटिस्फाई होगी तो मैं बोलूंगा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये होती है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो 6 कंडीशनें सेटिस्फाई करेंगे। वो क्या, उनकी तीनों की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जो साइड है ये वाली साइड, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो साइड यहां की ले रहा हूं वही साइड मैंने दूसरे वाले की भी लेनी है। तो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल आर इक्वल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, लेकिन अब ये ठीक है, ये तो मैं 5वीं के बच्चे को भी समझाता कि भाई बच्चे कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन अब हमारा तो लेवल होता हायर, तो क्या आप अगर मान लो ये तो 6 कंडीशन अगर बता दो तो बच्चा कह देगा कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन मान लो आपको सिर्फ मैं मिनिमम 3 कंडीशंस बताऊं, क्या बताऊं, मैंने 6 नहीं बतानी अब आपको, है ना, 3 कंडीशन बतानी है। क्या आप 3 कंडीशन के बेस पर बता सकते हो कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? सिर्फ 3 बातें पता होंगी आपको, या तो 2 साइड पता होंगी, एक एंगल पता होगा, या तो 2 एंगल पता होंगे, एक साइड पता होगी, कुछ इस तरह की। ठीक है, तो 3 कंडीशन के बेस पर जब हम बताते हैं तो कुछ हमारे पास देखो 3 कंडीशनों के आधार पर भी हम ये बता सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। वो कैसे, उसके लिए कुछ मैथमेटिशियन ने प्रॉपर्टीज निकाली, उन्होंने प्रॉपर्टीज निकाली, और देखो प्रॉपर्टीज वेल डिफाइंड होती है। उन्होंने बोला कि अगर ऐसे ऐसे 3 चीजें मेरे को इस अनुसार मिले तो मैं बिना 6 कंडीशनें जाने बिना ही ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो वो कौन सी कंडीशनें थी, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको कॉन्ग्रुएंसी का तो मतलब समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, सारी नहीं डिस्कस करेंगे फिलहाल एग्जांपल। उन्होंने पहली प्रॉपर्टी बताई SAS। ये क्या हो गया, SAS है ना, SAS होता है साइड, एंगल और साइड। अब ये क्या है, साइड एंगल साइड। उन्होंने बोला कि आपके पास मान लो 2 ट्रायंगल हैं। अब मेरे को 6 कंडीशनें नहीं पता, वो सिर्फ अब मेरे को 3 कंडीशनों पर बताना है। ठीक है, एक ये है और एक ये है। अब यहां पर तो सेम नहीं लग रहे हैं, लेकिन मान के चलो ये सेम है। ठीक है, PQR ABC। उसने बोला कि साइड ले लो कोई, मैंने मान लो कोई भी साइड ले लो, बोले एक साइड ले लो, ले ली, और फिर एक साइड ले लो, देखो साइड ले लो, साइड ले लो, एक साइड और ले ली मैंने, और उनके बीच में लो एंगल, बीच में रखा है, इसीलिए उन्होंने भी एंगल को बीच में रखा था। जो आपने 2 साइड ली है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बड़ा ले लो। अगर आपको ये मान लो 6 नहीं पता मेरे को, अगर आपको ये देखो पहले की साइड और दूसरे की साइड, अभी इसकी भी वही ले लो, साइड साइड और एंगल।
लेट्स सी, तो उसने क्या बोला, मेरे को 6 की 6 कंडीशनें नहीं चाहिए। उसने बोला कि अगर ए बी बराबर हो गई कॉरस्पॉन्डिंग, मैंने बताया ना ए बी सॉरी ए सी बराबर होगी पी आर के, और जो साइड दूसरी है ए बी बराबर होगी किसके, पी क्यू के, और एक एंगल ए बराबर हो जाए एंगल पी के। तो सिर्फ मेरे को 3 कंडीशनें पता है। अगर ये वाली कंडीशन, देखो जो साइड हमने ली है उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी भी इक्वल होनी चाहिए, और जो एंगल है, एंगल कौन सा, जो उन इंटीरियर एंगल बेसिकली जो साइड हमें दी है उनके बीच वाला एंगल जो है वो इक्वल हुए दोनों ट्राइंगल के। तो आप 6 के 6 की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह दीजिए ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अगर आपकी ये 3 कंडीशनें अगर उसने दी है तो ये आप बिना 6 कंडीशनों को जाने बिना ही कह दोगे कि ट्राइंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये है पहले प्रॉपर्टी। लेकिन कई बच्चे पता क्या करते हैं, ध्यान देना यहां पर, मान लो आपको ये दी होती ए बी, मान लो ये ट्राइंगल बना दिया उसने और ये लिख दिया, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं क्वेश्चन कैसे बना देता, 60 डिग्री ये कोण दे दिया, और ये 5 है और ये भी 5 है, ये 5 है और ये 5 है, और ये वाला एंगल दे दिया 60 डिग्री। अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब बताओ मेरे को इस प्रॉपर्टी के अनुसार कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग ए सी 5 5 5 5 कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। अच्छा ये देखो, मान लो ये वाली कंडीशन है, अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखो उसने इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या बोला था कि जो साइड और साइड कॉरस्पॉन्डिंग आपने ली हैं उनके बीच के एंगल इक्वल होने चाहिए। ये एंगल तो मेरे को बताया नहीं है, तो मैं कैसे कह दूं, शायद हो भी सकते नहीं भी हो सकते। और मैथमेटिक्स में ये वाली जो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, इस कंडीशन को कभी भी मैथमेटिक्स में नहीं लिया जाता है। तो हम डायरेक्ट ये कहते हैं कि नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो होती है ना 50-50 चांस, वो वाली चीज नहीं ली जाती। ठीक है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसने इस प्रॉपर्टी के अनुसार स्पेशली ये बताया था कि साइड और उनके बीच का जो इंटीरियर एंगल है वो दोनों अगर कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है, देन आप बिना 6 कंडीशनों के बिना ही ये कह दो कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और होंगे ही होंगे वो। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कॉन्ग्रुएंसी की, दूसरी प्रॉपर्टी है एंगल एंगल एंगल। ये एंगल है कि नहीं है ये आप डिस्कस करते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया था उन्होंने, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, ए मतलब कौन 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 है ना, कौन फिर कौन फिर कौन। अच्छा, कौन के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, इसको डिस्कस करेंगे। ये मान लो एक मेरे पास ट्राइंगल है जिसके लेट से 50 डिग्री है, 60 डिग्री है और 70 डिग्री है। ठीक है, एक और ट्राइंगल है मेरे पास 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री है। मान लो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ये ABC है, ABC, और ये PQR है। क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर आल्सो इक्वल। तो 6 के 6 डायमेंशन इक्वल है, तो क्या हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी। अच्छा, एक और कंडीशन लेता हूं मैं। मान लो एक ट्राइंगल लिया मैंने, ये वाला, ये 50, 60 और 70। एक और ट्राइंगल ले लिया मैंने, इस देखो यही ट्राइंगल मैंने लिया, लेकिन अब कैसा बना दिया, पहले इसको मैंने एक ड्राइंग शीट पे बनाया, ये वाला एंगल। ठीक है, यही ट्राइंगल बना, और दोबारा फिर से वही ट्राइंगल बनाया, लेकिन अब मैंने क्या किया, इस वाले ट्राइंगल को चार्ट पर बनाया, चार्ट पर। ठीक, तो ये 50, 60, 70। अच्छा, जब मैंने शीट पे बनाया तो मैंने इसके रखे 5, 5, 5, 5, 5 सेंटीमीटर, लेकिन जब मैंने चार्ट पे बनाया तो मैंने डायमेंशन रखी 10, 10 और 10। अब कॉन्ग्रुएंट है, बताओ मेरे को। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो इक्वल वेरी कर गई, तो कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं। यहां पर कॉन्ग्रुएंट है, तो सिर्फ देखो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि
आप भाई इन एंगलों को लेकर बड़ा ट्राइंगल भी तो बना सकते थे, है ना। अब जो एस था वो आप चाहे शीट पे बनाओ, चाहे चार्ट पे बनाओ, चाहे आप कहीं मैदान पर बना दो, उसने तो कॉन्ग्रुएंट ही रहना है, वो तो वेरीफाइड है, ठीक है। लेकिन एंगल पे बेस पे देखो, पहले मैंने 50, 60 और 70 डिग्री के एंगल को लेकर 5 लेंथ का एक बना दिया, लेकिन दूसरी बार मैंने क्या किया कि जो लेंथ है उनकी लंबाई बढ़ा दी, एंगल सेम रखे। तो देखो कंडीशन तो ये थी ना कॉन्ग्रुएंसी की, कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होनी चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये तो यहां से गड़बड़ी हो गई। तो मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके की कंडीशन हो तो मैथमेटिक्स में इस तरीके के रूल, मैथमेटिक्स के रूल बहुत ही वेल डिफाइंड होते हैं ना। ये अब ये इस तरह की जो उलझन वाली सिचुएशन है इनको मैथमेटिक्स कंसीडर नहीं करता है। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का रूल कभी हो ही नहीं सकता। तो हमसे तो यही पूछा था कि कौन सा रूल नहीं है, ये वाला नहीं है। आप एंगल के बेस पर कभी नहीं कह सकते कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो ये वाला हमसे पूछा था कि त्रिभुज की सर्वांगता जो कॉन्ग्रुएंसी है उसका रूल कौन सा नहीं है, तो ये वाला रूल तो नहीं है। जैसे कॉन्ग्रुएंसी के रूल पता दिए हुए हैं, ये वाला रूल उसमें आपको जब आप बुक्स में देखे हुए आपको ये वाला रूल देखने को नहीं मिलेगा। SAS ये वाला रूल है, आपके पास दो साइड हो और उनके बीच का इंटीरियर एंगल अगर दो ट्राइंगलों के बीच में इक्वल है तो आप उसको कहीं भी ड्रॉ करो वो कॉन्ग्रुएंट आएगा हमेशा। ASA दो एंगल और उनके बीच वाली जो साइड है वो ले लो, साइड उनके जो एंगलों के बीच में आपने साइड रखी है उसको लो, अगर वो दोनों एंगल और वो बीच वाली साइड इक्वल है तो आपका जो एंगल है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट आएगा। तो ये रूल है, ये रूल है। और ये थर्ड रूल क्या कहता है, ये कहता है आर का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल और हाइपोटेन्यूज मतलब एस। अगर आपको एक 90 डिग्री का कोण है और एक ये वाला एस हाइपोटेन्यूज कर्ण, अगर एक कर्ण देखो आपको एक एंगल एक कर्ण और एक साइड कोई पता है और वो दोनों की कैसे कर रही है, बराबर कर रही है, तो आप क्या करो उसको बिना देखे ये कह दो कि ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये रूल भी है, ये भी है, लेकिन आप सिर्फ एंगल के बेसिस पर ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को डिसाइड श्योर रूप से नहीं कर सकते। सो ये थे क्वेश्चन नंबर 30। बाकी इसके कुछ और रूल्स भी हैं, उनको हम जब चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे तो डिटेल्स में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो यहां से कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। अच्छा ये था पार्ट 6। पार्ट 7 जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 7 उसको जब हम नेक्स्ट वीडियो तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जेवीटी का जो टीईटी हुआ था, कौन सा 2019 में जो टेट हुआ था वो 2 बार हुआ था। तो जून वाला तो हम डिस्कस कर लिया, उसकी मैथमेटिक्स जो एनालिसिस है उसको कर लिया हमने। अब डिस्कस करेंगे हम नवंबर 2019 वाला, उसमें भी मैथ के कितने क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन। तो अब हम उनको कंटिन्यू करेंगे। सो इस वीडियो के लिए तो इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।